अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो ब्रिटिश लिटरेचर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेफरी चौसर के बारे में और उनके वर्क और उनकी जो बियोग्राफी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों इनकरेज कर दें। मैं ऐसी वीडियोस लिटरेचर के बारे में मोस्टली डालती रहती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, जेफरी चौसर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आज हम जेफरी चौसर को डिस्कस करने वाले हैं। जेफरी चौसर दोस्तों 1340 या 1345 के लगभग ही ये मतलब इनकी बर्थ हुई। ठीक है, ये इसी पीरियड के लगभग ये पैदा हुए थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये लंदन में पैदा हुए थे 1340 या 1345 के बीच में। तो उनके फादर जो थे वो एक प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट थे। जेफरी चौसर के फादर एक प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट थे। दोस्तों 1357 में क्या जो जेफरी चौसर थे वो एलिजाबेथ डी बर्ग के घर में एज अ पेज बॉय काम करते थे। ठीक है, एलिजाबेथ डी बर्ग काउंटेस ऑफ अल्स्टर, वाइफ ऑफ प्रिंस लियोनल, ये इनके घर में काम करते थे। ठीक है, 1357 में दोस्तों ही वॉज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच ड्यूरिंग द ब्रिटानी एक्सपीडिशन ऑफ 1359 बट वॉज रैंसम्ड बाय द किंग एडवर्ड III. Later sent him to France on a diplomatic mission. He also traveled to Genova and Florence. दोस्तों इसमें यह बताया गया कि उनको जेफरी चौसर को फ्रेंच आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। किस एक एक्सपीडिशन के दौरान, जो कि ब्रिटानी एक्सपीडिशन थी, इसके दौरान उनको कैप्चर कर लिया गया 1359 में। लेकिन क्या हुआ, जो किंग थे ना एडवर्ड III, उन्होंने इनको छुड़वा लिया, वहाँ से रैंसम करवा लिया और फिर इनको एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए फ्रांस भेज दिया। उसके बाद बताया गया कि उन्होंने जेनोवा और फ्लोरेंस में ट्रैवल किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अराउंड 1366 में चौसर मैरिड फिलिपा रॉयट, अ लेडी इन वेटिंग इन द क्वीन्स हाउस होल्ड। 1366 के दौरान या इसी के इर्द गिर्द चौसर ने फिलिपा रॉयट से शादी कर ली। दोस्तों एक ऐसी लेडी जो कि क्वीन एलिजाबेथ के घर में एक वेटिंग के तौर पे काम करती थी। फिलिपा's सिस्टर कैथरीन सेनफोर्ड लेटर बिकेम द थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। ठीक है, किंग फोर्थ सन एंड चौसर्स पैट्रॉन, यानी कि किंग के फोर्थ बेटा था जॉन ऑफ गॉन्ट। उनसे जो कैथरीन सेनफोर्ड है वो उनकी वाइफ बन गई, जो कि जेफरी चौसर की वाइफ की सिस्टर थी। ठीक है, किंग्स फोर्थ सन एंड चौसर्स पैट्रॉन, यानी कि किंग के फोर्थ सन से जो चौसर की वाइफ थी ना फिलिपा रॉयट, उनकी सिस्टर कैथरीन सेनफोर्ड ने शादी कर ली। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं 1374 में क्या हुआ। 1374 में चौसर वाज अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ द लुक्रेटिव लंदन कस्टम्स। 1374 में चौसर को एक कंट्रोलर के तौर पर लुक्रेटिव लंदन कस्टम में अपॉइंट कर लिया गया। 1386 में ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट एंड आल्सो सर्व्ड एज अ जस्टिस ऑफ पीस इन 13, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि 1386 में दोस्तों जो जेफरी चौसर हैं उनको एक पार्लियामेंट में शामिल कर लिया गया। ठीक है, उनका इंतखाब कर लिया गया, उनको इलेक्ट कर लिया गया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि सर्व किया एज अ जस्टिस ऑफ पीस के तौर पे। 1389 में जब उनको क्लर्क बना दिया गया किंग्स के वर्क का ओवरसीइंग लॉयल बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट, यानी कि उनके काम को देखकर, उनकी जो प्रोजेक्ट थे, उनके जो मतलब कि पोजीशन को देखकर उनको क्लर्क बना दिया गया किंग का। ठीक है, ही हेल्ड अ नंबर ऑफ रॉयल पोस्ट सर्विंग बोथ एडवर्ड III एंड हिज सक्सेसर रिचर्ड II। तो दोस्तों जेफरी चौसर की रॉयल पोस्ट को देखते हुए, या क्योंकि ऊपर बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है ना अच्छे तरीके से काम किया था और अपनी पोजीशन की वजह से, अपनी रेपुटेशन की वजह से उनको किंग का भी क्लर्क बना दिया गया। और इसी वजह से मतलब कि इनकी लॉयल्टी की वजह से इन्होंने काफ़ी जो लॉयल पोस्ट थी उन पर सर्व किया, एडवर्ड III को भी और उनके सक्सेसर रिचर्ड
टू को भी। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि चौसर जो हैं वो किन किंग्स के रूल, जब मतलब कि कौन से किंग थे जब रूल कर रहे थे और चौसर मतलब कि सरवाइव कर रहे थे उनके रूलिंग के दौरान। चौसर लिव ड्यूरिंग एडवर्ड थ्री, जिनका जो टाइम पीरियड था वो 1327 से लेके 1377 तक था। दोस्तों एक सेकंड, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर दूँ। हाँ जी, एडवर्ड थ्री की जो टाइम पीरियड था, यानी कि जो किंग एडवर्ड थ्री थे उनका जो टाइम पीरियड था 1327 से 1377 तक था। उनके बाद आते हैं रिचर्ड टू। रिचर्ड टू का टाइम पीरियड 1377 से लेके 1399 तक था। और उसके बाद आते हैं हेनरी फोर, जिनका टाइम पीरियड 1399 से लेके 1413 तक था दोस्तों। तो ये जो थ्री किंग्स थे ना, इनके टाइम में जो चौसर था उसने मतलब कि वो मौजूद था, उसने इनको सर्व किया, ठीक है। फिर जब किंग हेनरी फोर आए तो फिर इसके दौरान मतलब कि उनकी डेथ हो गई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो जेफरी चौसर थे ना, जब इनकी डेथ हुई थी तो उनको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया, यानी कि ये फर्स्ट पोइट थे जिनको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफन किया गया। और उसके बाद उनको वहाँ पे दफन करने के बाद उस जगह को पोइट्स कॉर्नर का नाम दिया जाने लगा। तो दोस्तों जितने भी उसके बाद जो चौसर के जितने भी सक्सेसर्स थे, जितने भी उनके जानशीन थे, इसके फॉलोअर्स थे, या जितने भी ग्रेट पोइट्स थे, राइटर्स थे, उनको वहाँ पर ही दफनाया गया। आर्नोल्ड जो है वो इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उन्होंने जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है दोस्तों। ये नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे काफ़ी राइटर्स ने इन पे क्रिटिसाइज़ किया है, कुछ ने पॉजिटिव वे में किया है और कुछ ने नेगेटिव वे में किया है, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि जो जेफरी चौसर है ना, ये फादर हैं इंग्लिश पोइट्री के, ठीक है। अपनी जो वर्क है ना जेफरी चौसर का लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, इसमें उन्होंने काफ़ी जो है ना 9 लेजेंड्स जो हैं वो उनको बयान किया है। ये मोस्ट फेमस वर्क है उसका, जेफरी चौसर का। 1835 में दोस्तों ये लिखा गया। 1385 में आप नोट कर लें, 1835 में 1835 में ये वर्क लिखा गया था। और इस वर्क में जेफरी चौसर जो है उन्होंने एक ड्रीम विजन मतलब कि दिखाया, एक ड्रीम विजन को शो किया है। इसमें प्रोलॉग भी मतलब कि ऐड किया है इसमें जेफरी चौसर ने, और इसमें 9 शॉर्ट स्टोरीज़ को ऐड किया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 9 लेजेंड्स मौजूद हैं, जिनमें क्लियोपेट्रा, थीस, डिडो, हेप्सिपाइल, मेडिया, लूसी, लुकरी भी आप इसको बोल सकते हैं, अराइडन, फिलोमेला एंड फिलिस एंड हाइपरमेंस्ट्रा। तो दोस्तों ये 9 लेजेंड्स थे जिनको लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन में चौसर ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ड्राइडन ने कहा है, जो आपको पता है दोस्तों कि जो कैंटरबरी टेल है ना, ये जेफरी चौसर की बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। ये इनका लास्ट वर्क है और ये वर्क जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इस वर्क एंड होने तक इनकी डेथ हो गई थी। आप कह लें कि ये अनफिनिश्ड है, मतलब कि इसको कंप्लीट नहीं किया गया, इनकम्प्लीट है ये वर्क। तो ड्राइडन ने क्या किया, ड्राइडन ने इस वर्क को रीरोट किया मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि जेफरी चौसर ने तो ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस वर्क को रीरोट किया और इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में उसको लिखा। तो दोस्तों जेफरी चौसर को नेशनल पोइट भी कहा जाता है इंग्लैंड का, ठीक है, जैसे शेक्सपियर को भी नेशनल पोइट का और दोस्तों जो जेफरी चौसर थे ना, उनको इंग्लिश लिटरेचर में नेशनल पोइट कहा जाता था इंग्लैंड का, ठीक है। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और इनको नेशनल पोइट कहा जाता था इंग्लैंड का, ठीक है। ड्राइडन ने एक बार कहा था जेफरी चौसर के बारे में, ड्राइडन ने एक दफ़ा बोला था कि हियर इज़ गॉड्स पेलेंटी एंड अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड अर ही शाइन्स।
तो ये जो स्टेटमेंट थी ये ड्राइडन ने दी थी चौसर के बारे में, ठीक है, कि ये एक ऐसा हीरा है जो कि सबसे पहले पॉलिश भी हुए और चमकने भी लागे, ठीक है, और यहाँ पे खुदा का एक ख़ास करम है इन पे, ठीक है। तो Boccacio's exercised a deep influence on Chaucer. On diplomatic mission, he was sent to Italy where he met Petrarch and Boccaccio. He make a clear reference of Petrarch in his work Clerk's Tale. तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया जो Boccaccio है ना, Boccaccio का वर्क जो है डेसिमरोन, उसने काफ़ी ज़्यादा गहरे असरात छोड़े थे चौसर पे, ठीक है। चौसर उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। जब ये अपने डिप्लोमेटिक मिशन पे गया था ना इटली में, तो वहाँ पर वो इसकी मुलाकात हुई पेट्रियार्क से और बोसेसियो दोनों से, ठीक है। उसने अपनी जो क्लर्क्स टेल है ना, कैंटरबरी टेल के अंदर एक स्टोरी है, एक आप कह लें टेल है, जिसमें इसने पेट्रियार्क के बारे में रेफरेंस भी दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इनको इंग्लिश पोइट्री के फादर भी माना जाता है और ग्रैंड फादर ऑफ नावल भी माना जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जेफरी चौसर के बारे में, तो आप इसको नोट ज़रूर कर लें, ठीक है। ही इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, यानी कि इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग भी बोला जाता है और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस भी बोला जाता है। आर्नल्ड जो है इनके बारे में कहते हैं, आर्नल्ड ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा राइटर्स पे क्रिटिसाइज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा राइटर्स को फेवर भी किया है, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं, Chaucer's lack not only the accent of Dante but also the high seriousness। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है चौसर को, ठीक है। He is the first one to use octave rhyme in the book of Duchess, यानी कि जो राइटर है ना, जो जेफरी चौसर है, उन्होंने अपनी द बुक ऑफ डचेस में सबसे पहले क्या यूज़ किया, ऑक्टेवा राइमा यूज़ किया। ये क्या है, ये 8 सिलेबल लाइन है कपलेट राइमिंग में, यानी कि इसमें जो 8 सिलेबल लाइन है उसको कपलेट फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम ऑक्टेवा राइमा बोलेंगे। तो ऑक्टेवा राइमा सबसे पहले जेफरी चौसर ने अपनी बुक में यूज़ किया, अपनी बुक द बुक ऑफ डचेस में यूज़ किया दोस्तों। ही फर्स्ट यूज्ड हीरोइक कपलेट इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये जो बुक हमने ऊपर इसकी डिस्कस किया ना इसके बारे में, जो कि 1835 में पब्लिश हुई थी और एक ड्रीम विजन के तौर पे जेफरी चौसर ने इसको लिखा था, उसमें जो है हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था चौसर ने फर्स्ट टाइम। हीरोइक कपलेट क्या होता है, हीरोइक कपलेट एक 10 सिलेबल लाइन होती है राइमिंग इन कपलेट्स, ठीक है। डी सिलेबिक कपलेट भी आप बोल सकते हैं इसको, जैसा कि डी सिलेबिक कपलेट होता है ना, उसी तरह ये एक 10 सिलेबल लाइन होती है राइमिंग में, ठीक है। राइमिंग स्कीम इसमें होती है और कपलेट की फॉर्म में होती है। मतलब कि आप कह रहे हैं जैसे एक कपलेट होता है ना, उस तरह ये एक राइटिंग होती है। तो उसने फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट को यूज़ किया था द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन अपने वर्क में। ही फर्स्ट यूज्ड राइम रॉयल। दोस्तों आपको एक बात बताती चलूँ कि जो जेफरी चौसर थे ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है टर्म्स यूज़ की थी अपनी राइटिंग में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि मीटर्स थे पोइट्री में इन्होंने यूज़ किए थे फर्स्ट टाइम, मतलब कि फाउंड किया था उनको, मतलब कि अपनी राइटिंग में फर्स्ट उन्होंने यूज़ किया था। उसके बाद जो उनको देख के काफ़ी राइटर्स ने मज़ीद अपनी राइटिंग्स को फिगरेट किया अच्छा करके, मतलब कि उन चीज़ों को यूज़ करके लिखा। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो जो चीज़ें यूज़ की उन चीज़ों को बाद में इमिटेट करके ज़्यादा अच्छे से सामने लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले राइम रॉयल को भी यूज़ किया अपनी बुक ट्रिलस एंड क्रेसिडा में, ठीक है। ट्रिलस एंड क्रेसिडा भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। तो इस बुक में उन्होंने सबसे पहले राइम रॉयल को यूज़ किया था। राइम रॉयल भी एक 10 सिलेबल लाइन है अरेंज्ड इन 7 लाइन स्टैंजा, यानी कि एक है 10 सिलेबल लाइन, लेकिन इसको अरेंज किया गया है 7 लाइन स्टैंजा की फॉर्म में। और इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो A B C C है। दोस्तों ये बात नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है चौसर्स ट्रिलस एंड क्रेसिडा इज़ कॉल्ड नावल इन वर्स। तो दोस्तों ये कितनी अलग से बात हो गया कि उनका एक नावल है जो कि वर्स फॉर्म में है। तो ये जो नावल है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। इसके बारे में दोस्तों हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। इसके जो मेजर वर्क्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके जेफरी चौसर के, उनको हम मज़ीद एलेबोरेट करके पढ़ेंगे।
तो अभी बस इतना ही है कि इनके आप रेफरेंसेस देख लें और अपनी इसमें जो जो उन्होंने यूज़ किया है उसको थोड़ा ध्यान में रख लें, ठीक है। क्योंकि इस बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन द हाउस ऑफ फेम, ये हाउस ऑफ फेम दोस्तों यहाँ पे वर्क मैंशनड है, ये वर्क है जेफरी चौसर का, ठीक है। इसी में भी उन्होंने काफ़ी क्लोज रिजेम्बलेंस दिखाई है दांतेस की डिवाइन कॉमेडी की। डिवाइन कॉमेडी जो मोस्ट फेमस वर्क है ना इंग्लिश लिटरेचर में, आपने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल फेमस करता जो है ना रिजेंबल करता है द हाउस ऑफ फेम से। तो द हाउस ऑफ फेम जो है वो भी जेफरी चौसर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने रजिस्टर पे या अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं मेन चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते। हाँ जी, तो दोस्तों एल्बर्ट जो हैं वो चौसर को बोलते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार हैं रेनेसांस के, ठीक है। यानी कि इन पे एक पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि ये एक रेनेसांस के जो मॉर्निंग स्टार हैं, ठीक है। ड्राइडन कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ड्राइडन जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोलते हैं चौसर को। चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग एज अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। यानी कि चौसर ने एक नेटिव लैंग्वेज को डायलैक्ट के तौर पे पकड़ा और उसको एक लैंग्वेज बना के छोड़ा, ठीक है। लॉविस बोलते हैं कि जो चौसर है ना, इन्होंने एक लैंग्वेज, एक बस डायलैक्ट को पकड़ा था अपनी नेटिव लैंग्वेज का और टंग का। तो उन्होंने क्या किया, एक नेटिव टंग को पकड़ा एक डायलैक्ट के तौर पे और उसको एक लैंग्वेज बना के छोड़ा, ठीक है। चौसर इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि ये ग्रेट मॉडर्न है, अर्लीस्ट टाइप की, ठीक है, अर्लीस्ट ग्रेट मॉडर्न है ये। इफ़ चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नावल। जी के चेस्टरटन बोलते हैं कि ये अगर फादर है इंग्लिश पोइट्री के तो ये ग्रैंड फादर हैं इंग्लिश नावल के, ठीक है। हियर इज़ गॉड्स पेलेंटी बाय ड्राइडन। ड्राइडन ने यहाँ पे एक प्रेज़ की है, इसको बहुत ज़्यादा सराहा है, उसके वर्क को, जेफरी चौसर के वर्क को बहुत ज़्यादा सराहा है और बोला है हियर इज़ गॉड्स पेलेंटी, ठीक है। ओक्लेव रोट अ फेमस बुक द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ चौसर, ठीक है दोस्तों। ये बात आप ध्यान में रख लें और नोट भी कर लें कि ये बहुत फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बुक है कि याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। तो हम इंशाल्लाह डिटेल में जब वर्क्स पे वीडियो बनाएंगे तो हम पढ़ेंगे सब कुछ। तो अब देख लें कि ओक्लेव जो है उन्होंने अपनी फेमस पोइम लिखी थी द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ चौसर। यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके मतलब कि एक एलिजी भी उन्होंने लिखी थी, अब उसको रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। चौसर एंड लैंगलैंड डाइड इन द सेम ईयर 1400। और चौसर और जेफरी चौसर एंड विलियम लैंगलैंड में कॉमन बात यह है कि ये सेम ईयर में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। चौसर इंट्रोड्यूस्ड फेलिसिटी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों फेलिसिटी को एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि फेलिसिटी होती क्या है। फेलिसिटी एक क्वालिटी होती है, ठीक है, ऑफ बीइंग गुड, प्लेजेंट एंड डिज़ायरेबल, ठीक है। तो ये जो फेलिसिटी थी ये सबसे पहले चौसर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। चौसर हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेजराइस्ट्स, ठीक है, इनको प्रिंस भी बोला जाता है प्लेजराइस्ट का, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको जेफरी चौसर की लाइफ हिस्ट्री समझ में आ गई होगी, उनके वर्क्स का हमने काफ़ी कोट यहाँ पे किया है, उनको थोड़ा समझा है, पढ़ा है, लेकिन हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसके जो जेफरी चौसर के वर्क्स हैं डिफरेंट 3 पीरियड्स में डिवाइड हैं, उनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लाइफ हिस्ट्री बियोग्राफी समझ में आई है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है या कोई डाउट क्लियर करवाना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें मेरी वीडियो। दोस्तों मेरी वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर के बारे में मोस्टली आती रहती हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।